नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे नीरजा हेमेंद्र जी की कहानी कुछ भी ना कहो। तो आइए सुनते हैं कहानी। शाम गहराने लगी थी। वह दुपट्टे से सिर को ढके हुए तीव्र गति से अपने कदम बढ़ा रही थी। शाम ढलती जा रही है, इसलिए वह शीघ्र घर पहुंचना चाह रही है। घर पहुंचकर दरवाजे की घंटी बजाकर वह दरवाज़ा खुलने की प्रतीक्षा करने लगी। वह जानती है कि प्रतिदिन की भांति आज भी दरवाज़ा नाजिया खोलेगी। दरवाज़ा नाजिया ने ही खोला। आज देर कैसे हो गई अप्पी? दरवाज़ा खोलते ही नाजिया ने आतुरता से पूछा। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थीं। नाजिया की उम्र यद्यपि 10-11 वर्ष की ही है, किंतु समझदारी उसके भीतर अपनी उम्र से अधिक है। क्या बताऊं, आज कार्यालय में कुछ अधिकारी आ गए थे। वे कार्यालय के कागजात व फाइलों की जांच पड़ताल कर रहे थे। इन सब में कुछ वक्त लग गया। चाहे जितनी भी तीव्र गति से चलो, ऑटो स्टैंड तक पैदल आने में भी कुछ समय लग ही जाता है। उसने देर से आने का कारण बताते हुए स्थिति स्पष्ट की। वह नाजिया से बातें कर ही रही थी कि पास के कमरे से अम्मी दीवार के सहारे चलती हुई आ गई थी। आगे बढ़कर उसने अम्मी को सहारा देकर कमरे में बिछी पलंग पर बैठा दिया। वह अम्मी से आगे कुछ कह पाती कि अम्मी स्वतः उसके प्रश्नों के उत्तर देते हुए धीमे स्वर में कहने लगी, सरकारी काम है, कोई अपनी मर्जी की मालिक तो है नहीं कि जब मन हुआ उठकर घर चल दे। उसने अम्मी की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया तथा शीघ्रता से गुसलखाने में घुस गई। हाथ मुंह धोया, कपड़े बदले तथा दरी बिछाकर नमाज पढ़ने बैठ गई। वह जानती है कि अम्मी से अभी बातें करने लगेगी तो बातें खत्म न होंगी। घर का सारा काम धरा रह जाएगा। फिर उसे ही अकेले देर रात तक सब कुछ करना पड़ेगा। करना तो सब कुछ उसे अब भी अकेले ही है, किंतु यदि इसी समय से लग जाएगी तो सभी काम समय से तो हो जाएंगे। उसे भी आराम करने के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा। अम्मी खामोशी से बैठी उसे ही देख रही थी। अभी अम्मी से कुछ भी बात करने की उसकी इच्छा नहीं है। शरीर थकान से टूट रहा है, किंतु उसके पास 2 घड़ी आराम करने का समय नहीं है। नमाज खत्म कर वह रसोई की ओर बढ़ चली। शाम ढल चुकी है। चाय व रात का खाना बनाते बनाते काफ़ी समय हो जाएगा। सोने से पूर्व उसे सुबह के खाने की भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी होती है, जिससे सुबह के कार्य कर वह समय पर कार्यालय पहुंच सके। इन सब के साथ अम्मी को दूध दवा आदि भी देना रहता है। आखिर घर के कार्यों को करने का उत्तरदायित्व तो उसका ही तो है। इस समय बहुत सारा काम करना है उसे। पहले रसोई में जाकर कार्य प्रारंभ कर दे। तत्पश्चात बीच में समय निकालकर अम्मी से दिन भर का उनका हाल भी पूछेगी। सर्वप्रथम चाय बनाकर उसने नाजिया को आवाज़ लगा दी थी कि वह अम्मी की चाय व बिस्कुट ले जाकर उन्हें दे दे, जिसके पश्चात वह शाम की अम्मी की दवा दे सके। उसकी भी इच्छा हो रही है कि वह कुछ देर अम्मी के पास बैठकर बातें करे, किंतु वह जानती है यदि इस समय वह अम्मी के पास बैठ गई तो अम्मी की बातें शीघ्र समाप्त न होंगी। अम्मी भी तो सारा दिन घर में अकेली पड़ी रहती हैं। उन्हें भी तो कोई ऐसा चाहिए जिससे दिन भर का अपना हाल या अपने मन की कुछ कह सकें। अम्मी के लिए सोचकर उसका मन दुखी होने लगा। उसे स्मरण है कुछ माह पूर्व तक अम्मी बिल्कुल स्वस्थ थीं। उन दिनों अम्मी सिर्फ पेट की समस्या से परेशान रहती थी। कभी पेट में दर्द तो कभी पेट में गैस की शिकायत रहती थी। उनके पेट की समस्या से घर में किसी को तकलीफ न होने पाए, इसलिए कभी काला नमक अजवाइन तो कभी गैस दूर करने का कोई चूरन आदि घरेलू उपाय स्वयं कर लेती। कुछ देर के लिए आराम मिल जाता तो घर के कार्यों में लग जाती। बहुत अधिक समस्या बढ़ जाती तो मोहल्ले के किसी डॉक्टर को बताकर स्वयं अपनी दवा ले आती। इसी प्रकार वे अपने दिन काटती रहीं। एक रात अम्मी के पेट में असहनीय दर्द उठा। वह रात भर परेशान रहीं। वो कराहती नहीं, वह उन्हें सहलाती रही।
घर में उस समय उसके बाद नाजिया के अतिरिक्त कोई भी न था। अम्मी ने सुबह होने तक प्रतीक्षा कर लेने के लिए कहा। वह कर भी क्या सकती थी? रात के समय वह अकेले क्या कर सकती थी? कहाँ लेकर जाती अम्मी को? सुबह होने की प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त हम सबके पास कोई अन्य मार्ग न था। रिश्तेदारों की तरफ से टूट चुके हृदय के कारण उसका मन नहीं हुआ कि पास के पीसीओ में जाकर अम्मी की अस्वस्थता का हाल किसी को बता देती। अपने सगे भाई नाजिया के पिता को इतनी रात में घर के बाहर जाकर फोन द्वारा बताने को अम्मी ने मना कर दिया। रात भर अम्मी दर्द से तड़पती रहीं। सुबह होते ही वह और नाजिया अम्मी को लेकर शहर के सरकारी अस्पताल पहुंच गईं। वहां अम्मी की अनेक जांचें हुईं। नाजिया को अम्मी के पास बैठाकर दिन भर वह अस्पताल में दौड़ भाग करती रही। यद्यपि उसने अपने भाई यानी नाजिया के पिता को दूसरे दिन फोन पर अम्मी की बीमारी की सूचना दे दी थी, किंतु घर के उत्तरदायित्वों को पूरा कर अस्पताल आते आते उसे भी समय लग गया। अगले दिन अम्मी की जांचों की रिपोर्ट भी आ गई। हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गई जब डॉक्टरों ने बताया कि अम्मी को आंतों का कैंसर हो गया है। हम अम्मी से यह बात छुपाना चाह रहे थे, किंतु कब तक यह बात उनसे छुपी रह पाती। अस्पतालों व डॉक्टरों के चक्कर लगने जो प्रारंभ हुए तो अम्मी को यह बात पता चल ही गई। 6 माह हो गए। बीमारी अब संभवतः बढ़ चुकी है। अम्मी भी अब चलने फिरने में असमर्थ होकर बिस्तर पर ही पड़ी रहती हैं। बहुत हुआ तो किसी प्रकार दीवार के सहारे चलकर कुछ देर के लिए दूसरे कमरे तक आ जाती हैं। अम्मी की बीमारी, अपनी नौकरी की व्यस्तता और तो और नाते रिश्तेदारों की बेरुखी से वह अकेले ही जूझ रही है। पुराने दिन, पुरानी बातें याद कर उसका मन कसैला होने लगता है। इसलिए वह पुरानी बातें याद करना ही नहीं चाहती। किंतु उसके चाहने न चाहने से क्या होता है? जीवन में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जो पुरानी घटनाओं से स्वतः जुड़ जाती हैं। रसोई का काम समाप्त कर नाजिया से खाना खा लेने के लिए कहकर वह अम्मी के पास आ गई है। अपने कमरे में बैठी नाजिया पढ़ाई कर रही थी। वह उठकर रसोई में खाना लेने चली गई। अम्मी को दूध व दवा देने के पश्चात वह उनके पास बैठ गई। उनकी तबीयत का हाल पूछा। वह जानती है कि प्रतिदिन की भांति आज भी अम्मी यही कहेंगी कि दवा से कोई फायदा नहीं है, किंतु वह और कर भी क्या सकती है। डॉक्टरों ने जो दवा बताई है वह उन्हें दी जाती है। वह दवा, दुआ और अम्मी के सेवा के अतिरिक्त और क्या कर सकती है। अम्मी को दवा देकर उन्हें बिस्तर पर लिटाकर वह अपने कमरे में आ गई। इस छोटे से किराए के मकान में 2 ही कमरे हैं। सामने का एक कमरा कुछ बड़ा है, जिसके आधे हिस्से में बैठक है। आधे हिस्से में अम्मी की चारपाई व दवाइयों की मेज रखी है। सामने रसोई और गुसलखाना है। दूसरे कमरे में वह और नाजिया रहती हैं। कमरे में एक और चौड़ा तख्त है जो उसके व नाजिया के सोने के लिए पर्याप्त है। खाना खाकर नाजिया वापस कमरे में आकर पढ़ाई कर रही है। पढ़ते पढ़ते वह कुछ देर में सो जाएगी। अम्मी बिस्तर पर लेट गई हैं। वह जानती है कि वो बिस्तर पर सोने के लिए लेट अवश्य गई हैं, किंतु रात भर दर्द से कराहती रहेंगी। कराहते कराहते यदि कुछ देर के लिए बीच में झपकी आ गई तो ठीक है। ये ही अम्मी की नींद भी है। उसकी आंखों में आज नींद नहीं है। बगल के कमरे से अम्मी के कराहने की आवाज़ें रोज की अपेक्षा आज कुछ अधिक ही आ रही हैं। दिनों दिन उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उनके पास उनके जीवन के कुछ दिन ही शेष हैं। डॉक्टरों की यह बात वह अब तक स्वीकार नहीं कर सकी है। अम्मी के बिना अकेले जीवन जीने की कल्पना करते हुए उसे न जाने क्यों डर लगता है। आजकल रात में सोते सोते उसकी नींद टूट जाती है। व्याकुलता में करवटें बदलते बदलते सवेरा हो जाता है। आज पुनः उसे नींद नहीं आ रही है। चिंता से मन बोझिल हो रहा है। जिस दिन अम्मी नहीं रही
उस दिन वह क्या करेगी? कैसे रहेगी इस बेगानी दुनिया में अकेले? बिस्तर पर लेटी और बीमार ही सही, अम्मी का होना उसके लिए इस निष्ठुर दुनिया व उसके बीच एक मजबूत दीवार की तरह है। आज उसे अपनी किशोरावस्था के दिन याद आ रहे हैं, जब वह 15-16 वर्ष की किशोरी थी। कितने बेफिक्र दिन थे वे। उन दिनों अब्बू सरकारी नौकरी में थे। वह 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। उस समय हम सभी पढ़ रहे थे। अम्मी उन दिनों स्वस्थ तो थी ही, सभी कहते थे वो देखने में आकर्षक भी बहुत थी। मैं उनके जैसी बिल्कुल नहीं थी। मुझ में अम्मी जैसा आकर्षण नहीं है। मेरी शक्ल अब्बू पर पड़ी थी। देखने में साधारण शक्ल थी मेरी अब्बू की तरह ही। घर के कार्यों को करने के पश्चात नहा धोकर बालों को बांधकर अम्मी जब भी तैयार होकर आंगन में बैठती, मैं उन्हें देखा करती। उनके चेहरे का बेदाग आकर्षण देखकर सोचा करती, मैं भी अम्मी के जैसी क्यों नहीं हुई? मैं अब्बू पर क्यों पड़ गई? बचपन के वे दिन शीघ्रता से व्यतीत होते जा रहे थे। उसे भली प्रकार याद है, कितने खूबसूरत दिन थे वे। अम्मी, अब्बू, हम सब। उस समय कभी कभी अब्बू के नाते रिश्तेदार भी गांव से आ जाते। अब्बू सरकारी नौकरी में थे। यह उनके गांव के रिश्तेदारों के लिए बड़ी बात थी। वे आते, अम्मी अब्बू उनका यथोचित सत्कार करते। जाते समय वे चुपचाप चले जाते। उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं होती। अम्मी बताती कि रिश्तेदारों को अब्बू से पैसों की उम्मीद रहती, इसलिए वे कभी प्रसन्न नहीं होते। अम्मी बताती कि शहर में किसी प्रकार हम लोगों का घर चल जाता था, यही बहुत था। किराए के मकान से लेकर हमारी पढ़ाई लिखाई आदि पर व्यय करने के पश्चात कुछ बचता नहीं था। उसे वो दिन कभी नहीं भूलता, जब अब्बू के कार्यालय से एक आदमी आया था। उसने अम्मी को जो सूचना दी, उसे सुनकर अम्मी दहाड़े मारकर रो पड़ी। हम समझ भी नहीं पाए कि क्या हुआ। कुछ ही देर में अब्बू का निर्जीव शरीर घर में था। उस समय घर में वह और उसके 2 छोटे भाइयों के अतिरिक्त कोई नहीं था। अम्मी रो रो कर बेहाल थीं। धीरे धीरे पास पड़ोस के कुछ लोग इकट्ठे हो गए, किंतु इस समय घर में कोई भी ऐसा नहीं था जो अंतिम संस्कार के समय परिवार का दायित्व वहन कर सके। अब्बू के बड़े दोनों भाई इस शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर पुस्तैनी गांव में रहते थे। अब्बू को इस नौकरी के कारण अपना गांव छोड़कर शहर में आना पड़ा। उनसे संपर्क करने का सीधा कोई जरिया नहीं था। अम्मी ने एक फोन नंबर दिया जो गांव के किसी व्यक्ति का था। वह पीसीओ गई और अचानक घटी उस घटना की जानकारी देते हुए उस व्यक्ति से दोनों चाचाओं को बताने का अनुरोध किया। लगभग 2 दिनों तक अब्बू को बर्फ की सिल्लियों पर रखकर चाचाओं की राह देखी गई। दोनों चचा और उनका परिवार अब्बू के दफन होने के बाद आए। उस समय वह समझ गई थी कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि कहीं वो समय पर पहुंच गए तो भाई के अंतिम संस्कार में पैसे खर्च न करने पड़ जाएं। रिश्तों के रेशमी डोर को भीभत्स तरीके से तार तार होते उसने किशोर वय में देखा था। रही सही कसर बाद में दोनों भाइयों ने पूरी कर दी थी। विवाह के पश्चात अपनी अपनी पत्नियों को लेकर दोनों अलग मकान में रहने चले गए। बहाना यह था कि इस छोटे से किराए के मकान में इतने लोग नहीं रह पाएंगे। विवाह योग्य बहन के विवाह का उत्तरदायित्व पूर्ण करना तो दूर, उसके बारे में सोचा तक नहीं। अपने परिवार, अपनी समस्याओं में वे जो उलझे, तो फिर पीछे मुड़कर देखने का समय कहाँ था उनके पास। कभी कभी अम्मी का हाल पूछ लेते, उनका यही उपकार कम नहीं था उस पर। छोटे भाई रहमान को बेटे की चाहत में 5 बेटियां हो गईं। महंगाई में बढ़ते जा रहे खर्चों से परेशान होकर उसने अपनी बड़ी पुत्री नाजिया को उसके पास रख छोड़ा है। नाजिया को पढ़ाने लिखाने से लेकर खाने पीने, कपड़े लत्ते आदि सभी आवश्यकताओं का खर्च वह उठाती है। उसकी प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करने में उसे न जाने क्यों प्रसन्नता मिलती है, एक अजीब सा सुकून मिलता है। वह भूल जाती है कि नाजिया रहमान की बेटी है।
नाजिया से उसका वात्सल्य बढ़ता जा रहा है। घर की बड़ी पुत्री होने के कारण परिस्थितियों वश असमय उस पर घर की जिम्मेदारियां आ गईं। 6 वर्ष की उम्र से नाजिया को उसने अपने पास रखा है। नाजिया भी अपने अम्मी अब्बू से अधिक उससे लगाव रखती है। उसके साथ माँ बेटी सा रिश्ता कायम हो गया है। अब पैसों की तंगी नहीं है, इसलिए रहमान भी अम्मी का हालचाल पूछने खूब आने लगा है। अम्मी भी उसकी ज़रूरतें पूरी करती रहती हैं। जब भी वह उनसे पैसे मांगता है, अम्मी कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देती हैं। अम्मी को पेंशन भी मिलती है। रहमान की दृष्टि उनकी पेंशन पर भी रहती है। रहमान भी क्या करे, 5 बेटियों के अतिरिक्त घर के सभी खर्चों को पूरा करते करते उसकी आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो जाती है। पैसे खत्म हो जाते हैं। अम्मी जानती हैं कि प्राइवेट नौकरी करके आज के समय में परिवार चलाना सरल नहीं है। जो भी हो, पुराने दिनों की कटु स्मृतियों से मन कसैला हो उठा है। हृदय की व्याकुलता बढ़ने लगी है। अम्मी की बीमारी ने उसे उद्विग्न कर रखा है। उसने बगल में लेटी नाजिया को देखा। बेखबर सो रही है। उसके सिरहाने कोई पुस्तक रखी है, जिसे पढ़ते पढ़ते वह सो गई है। वह देर तक नाजिया के चेहरे को देखती रही। नाजिया से कैसा मोह सा होने लगा है उसे। बचपन से उसे अपने पास रखा है, अतः मोह ममता स्वाभाविक है। नाजिया उसके भाई की पुत्री है, उस भाई की जिसने अपने स्वार्थ के लिए माँ व बहन की भावनाओं को कभी नहीं समझा। अब यदि वह उन सब से जुड़ा है तो मात्र विवशता में। नाजिया में वह अपनी छवि देखती है, एक लड़की की, एक स्त्री की छवि, जिसे इस दुनिया में सम्मान से जीने के लिए कदम कदम पर संघर्ष करना है। इस समय सो रही नाजिया की मासूमियत उसे अच्छी लगी। उसे देखकर कुछ देर में मन की व्याकुलता कम होने लगी और न जाने कब उसकी आंख लग गई। जीवन के लिए तिल तिल कर संघर्ष करती अम्मी अंततः हार ही गईं। आज उनका इंतकाल हो गया। दोनों भाइयों का परिवार, रिश्तेदार सभी एकत्र हो गए। अम्मी की अंतिम यात्रा के लिए इस बार रिश्तेदारों का मुंह नहीं देखना पड़ा। उसने इस मतलब परस्त दुनिया से उम्मीद लगाना छोड़ दिया था। प्रथम बार का धोखा उसे सबक सिखाने के लिए काफ़ी था। हमने अम्मी की अंतिम यात्रा से लेकर उसके पश्चात के सभी रस्मों रिवाज को विधिवत पूर्ण किया। सभी एकत्र मेहमान चले गए। भाई भी अपने परिवार के साथ अपने घर चले गए। इस घर में वह और नाजिया रह गई हैं। ये घर अब अम्मी के बिना काटने दौड़ता है। इस घर में वह नहीं रहना चाहती, किंतु अपने मन की यह पीड़ा, यह दुविधा वह किससे कहे? कौन समझेगा उसे? दोनों भाई अपने परिवारों के साथ अलग अलग रहते हैं। बड़ा भाई सरकारी नौकरी में है। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। उसने अपना घर बनवाने के लिए कहीं जमीन ले रखी है। कुछ समय बाद घर बनवाने का वह इरादा रखता है। छोटा भाई विपन्नता की स्थिति में जी रहा है। 5 बेटियों की पढ़ाई लिखाई व विवाह की चिंता रहती है उसे। अब्बू ने यहाँ आकर रहने के लिए यही किराए का मकान लिया था, जिसमें अम्मी के साथ वह रहती थी। इस घर को कभी न कभी छोड़ना ही पड़ेगा। दिन धीरे धीरे व्यतीत होते जा रहे हैं। उसने अब सोचना छोड़ दिया है। दिन कार्यालय में व्यतीत हो जाता है। नाजिया भी कॉलेज चली जाती है। रहमान प्रतिदिन उसका हाल पूछने आता है। बड़ा भाई भी जब अवकाश मिलता है उससे मिलने आ जाता है। नाजिया धीरे धीरे बड़ी हो रही है। उसकी इच्छा है कि वो खूब पढ़े, उच्च शिक्षा प्राप्त कर किसी अच्छी नौकरी में जाए। ले देकर उसके जीवन का एक ही लक्ष्य, एक ही सपना है, नाजिया की अच्छी परवरिश और देखभाल। कभी कभी अकेलेपन में वह अपने बारे में सोचती है, क्या है उसके जीने का अर्थ? किसके लिए जी रही है? उसकी मृत्यु के पश्चात सब कुछ उसके भाइयों का ही तो होगा। उसके पैसे, उसके गहने, उसकी पेंशन, सब कुछ उन भाइयों का होगा जिन्होंने अब्बू की मृत्यु के पश्चात अपने उत्तरदायित्वों से मुंह मोड़ लिया था। उसे रहमान की दशा देखकर दया आती है।
उसका परिवार सचमुच अभावों में रह रहा है। खाने कपड़े से लेकर सभी चीजों का अभाव है। भले ही उसने उसके लिए कुछ न किया हो, किंतु वह रहमान के लिए कुछ करना चाहती है। वह उसे एक छोटा सा घर दिलाना चाहती है। नाजिया का पूरा उत्तरदायित्व वह ले लेना चाहती है। उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका विवाह आदि सब कुछ करेगी। रहमान को उसकी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। शाम को रहमान के आने पर अपने मन की बात उसने बता दी है। यह बात जानकर वह कितना प्रसन्न था, मानो उसके सर से बहुत बड़ा पत्थर किसी ने उतार कर रख दिया हो। उसकी आंखों में कृतज्ञता के भाव स्पष्ट दिख रहे थे। बोला उसने कुछ भी नहीं। उसने अपनी नौकरी के आधार पर लोन लेकर उसके लिए एक घर देखना प्रारंभ किया है। कुछ माह में बना बनाया एक छोटा सा मकान मिल गया। रहमान के परिवार को लेकर वह उसके साथ अपने नए घर में रहने आ गई। जब से वह उनके साथ रहने आई है, रहमान की पत्नी, उसकी बेटियां उसका कितना ध्यान रखती हैं। उसको किसी बात की तकलीफ न हो, इस बात का पूरा ख्याल रखती हैं। वह प्रति माह मकान का लोन अदा करने के अतिरिक्त घर के खर्चों में भी उनकी आर्थिक मदद करने लगी है। रहमान की पत्नी उसको पूरा मान सम्मान देती है। वह जानती है यह सब भाई के अभाव से जूझते परिवार को पैसे देने के कारण ही संभव हुआ है, वरना तो क्या भाई, क्या रिश्तेदार, सभी को इस उम्र तक आते आते उसने देख परख लिया है। अब भाई के परिवार के साथ ही रहना है। अम्मी अब्बू भी तो उसे अकेला छोड़कर चले गए। ये भी नहीं सोचा कि उनकी बेटी किसके सहारे इस दुनिया में रहेगी। इस वर्ष उसने 47वें वर्ष में प्रवेश किया है। उसके जीवन में अनेक ऋतुएं आईं और आकर चली गईं। फरवरी माह के आगमन के साथ पतझड़ की ऋतु प्रारंभ हो गई है। यह पतझड़ स्थायी नहीं है। इसके पश्चात सोने वृक्षों की टहनियों पर 9 पल्लव 9 पुष्प आएंगे। यह तो मात्र ऋतुएं हैं जो आती जाती रहेंगी, किंतु जीवन में कभी कभी ये ऋतुएं ठहर क्यों जाती हैं, विशेषकर पतझड़ की ऋतु। उसे याद आने लगे अपने युवावस्था के दिन, जब वह भी अपने विवाह के सपने देखा करती थी। जीवन के इस रूप की तो कल्पना भी नहीं की थी उसने। वह विवाह योग्य होने लगी और सोचती कि अम्मी और उसके भाई उसके विवाह के लिए कहीं न कहीं रिश्ता देख रहे होंगे। उसकी हमउम्र लड़कियों के समान उसका भी विवाह अवश्य होगा। उस उम्र में वह भी साज श्रृंगार करने लगी थी। आज की भांति नहीं कि जैसे जीवन में कुछ शेष ही नहीं रहा। किसके लिए नए कपड़े व साज श्रृंगार करे? कौन है उसे देखने वाला? धीरे धीरे उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। पढ़ाई के साथ साथ उसने टाइपिंग भी सीख ली थी। वह नौकरी के लिए आवेदन करने लगी थी। उस दिन अम्मी कितनी प्रसन्न थी जब एक सरकारी कार्यालय में उसे टाइपिस्ट की नौकरी मिल गई थी। पहला वेतन लेकर जब वह घर आई थी, उस दिन तो घर में सबकी प्रसन्नता देखते बनती थी। अम्मी के साथ दोनों भाई भी बहुत खुश थे। उन सबको खुश देखकर वह भी प्रसन्न थी। वह नौकरी करती रही और घर वाले प्रसन्न होते रहे। धीरे धीरे दोनों भाइयों का विवाह हो गया। उनके बच्चे हो गए। बच्चे बड़े भी होने लगे, पढ़ने जाने लगे। अम्मी बीमार हुई, चल बसी। किंतु उसके जीवन में इतना ही तो नहीं था, और भी बहुत कुछ था। वसंत तो उसके जीवन में भी आया था। उस समय वह स्नातक की शिक्षा पूरी कर रही थी। मामू की बेटी की शादी में गांव गई थी। उसका गांव कहने भर को गांव रह गया था। आधुनिक सुख साधन और सुविधाएं वहां तक पहुंच चुकी थीं। मामू के घर में शादी का माहौल था। खुशियां हर तरफ मुस्कुरा रही थीं। वहीं उसे आरिफ मिला था। प्रथम बार का छोटा सा परिचय उसे अपनापन के बंधन में बांधकर चला गया था। उसके बाद वह उसके घर आया। वह मामी का दूर का रिश्तेदार था। उससे उसका रिश्ता हो सकता था। आरिफ संपन्न घर का लड़का था, पढ़ा लिखा भी था। अपने भाइयों के साथ उसने व्यवसाय करना प्रारंभ किया था। व्यवसाय खूब चल गया था,
कितनी खुश रहती थी वह उन दिनों। उसकी कल्पनाओं में सोते जागते हर समय आरिफ उसके साथ रहता था। वह जीवन साथी के रूप में आरिफ के सपने देखती। आरिफ जब भी घर आता, अम्मी उसका कितना सत्कार करती। इस बीच उसकी नौकरी लग गई। उसकी कल्पनाओं को पंख लग गए। लगभग 6 माह व्यतीत हो गए थे उसे नौकरी करते हुए। वह आरिफ के आने की राह तक रही थी। वह सोचती, आरिफ को उसकी नौकरी लग जाने के बारे में अब तक ज्ञात ही हो चुका होगा। वह भी कितना प्रसन्न होगा यह जानकर कि उसे सरकारी क्षेत्र में नौकरी मिल गई है, जिसे पाना आज के प्रत्येक युवा का सपना है। एक दिन सहसा आरिफ आया। इस बार अम्मी ने और भी अच्छी तरह से आरिफ की खातिरदारी की। उसके खाने पीने से लेकर घूमने फिरने तक खूब ध्यान रखा। अम्मी ने शायद मेरे मन की बात पढ़ ली थी। उन्हें भी आरिफ पसंद था। उस दिन शाम को छत पर मुझे अकेला देखकर वह भी आ गया। आरिफ को अपने समीप पाकर मेरा हृदय जोर से धड़कने लगा, धक धक धक। शर्म से उसका चेहरा गर्म व गुलाबों सा सुर्ख हो गया था। शिराज, तुम्हें अपनी बीबी के रूप में पाने के सपने में देखा करता था। घर में मैंने कह रखा था कि मैं तुमसे ही निकाह करूंगा। कहते कहते आरिफ सहसा चुप हो गया। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी कि आरिफ आखिर कहना क्या चाहता है। उसने देखा आरिफ का मुंह कसैला हो रहा था, जैसे कोई कड़वी चीज उसने खा रखी हो। तुमने नौकरी करके सही नहीं किया शिराज। तुम्हें पता है गांव में तुम्हारी व तुम्हारे परिवार की कितनी थू थू हो रही है। तुम्हारे परिवार को लड़की की कमाई खाने वाला परिवार कहा जा रहा है। आरिफ ने दूसरी ओर मुंह घुमाते हुए कहा। बस आरिफ, बस, अब कुछ न कहो, कुछ भी न कहो, कहकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। ओह, इतनी निकृष्ट बात कोई इस स्तर तक नीचे गिरकर कैसे सोच सकता है। उसे लगा जैसे वह छत पर नहीं बल्कि किसी सार्वजनिक स्थान पर नंगी कर दी गई हो। वह आरिफ का कसैला मुंह देख रही थी। आरिफ के चेहरे पर उसने अपने लिए घृणा की जो पराकाष्ठा देखी, उसे कभी विस्मृत नहीं कर सकती। दूसरे दिन आरिफ चला गया। उससे कोई बात नहीं हुई। इस घृणित सोच से उपजे प्रश्नों के जवाब न वह उस समय चाहती थी, न ही उसे मिला। आज भी वह सोचती है कि शहरों में मुस्लिम समाज की लड़कियों का पढ़ना लिखना आम बात है। शहरों में हमारे समाज की लड़कियां पढ़ने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के साथ ही खेल, कला, साहित्य आदि क्षेत्रों में भी बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। गांव में क्या अब भी हम आदिम युग में जी रहे हैं? आरिफ भी उसी आदिम समाज, सदियों पुरानी सोच में जी रहा है। विकास की दौड़ में वह कहां पर है? यूं वसंत तो प्रतिवर्ष आता है, किंतु उसके जीवन में वसंत बस एक बार ही आया था। पुष्प खिले, प्रेम की बयार बही, फिर जो पतझड़ आया तो वह उसके जीवन में ठहर सा गया। वह अपने सपने नाजिया में पूरे करना चाहती है। नाजिया के जीवन में आरिफ जैसा वसंत बिल्कुल नहीं चाहती। आरिफ जैसी सड़ी गली मानसिकता वालों को पीछे छोड़कर विकास में बाधक बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ने का मार्ग वह नाजिया को दिखाएगी। पतझड़ के बाद वसंत अवश्य आएगा, किंतु आरिफ के साथ गुजरे वसंत के दिन वह पुनः नाजिया के जीवन में ही नहीं, अपने समाज व पूरी सृष्टि पर कहीं भी नहीं देखना चाहती। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।